नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। अब परंपरागत युद्ध नहीं होते। हाथी, घोड़े, ऊंट से सज्जित सेनाएं बीते समय की बात हो गई है। आक्रमण और यलगार की भाषा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसके बाद भी क्या पुरा युद्ध पद्धतियों से आज की पीढ़ी के पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं? क्या आज भी योजना निर्माण, प्रतिपादन, संगठन का संचालन और लक्ष्य के भेदन को पुरा युद्ध पद्धतियों से नहीं सीखा जा सकता? कौटिल्य चाणक्य अपनी कृति अर्थशास्त्र में 3 तरह के युद्ध बताते हैं। प्रकाश अथवा धर्म युद्ध, यह आमने सामने की लड़ाई है, जैसे वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य। दूसरा प्रकार है कूट युद्ध, जो कि सीधी लड़ाई नहीं होता, परंतु शत्रु राष्ट्र पर औचक आक्रमण, आगजनी, व्यापार को नुकसान पहुंचाना आदि इसका हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स इसी प्रकार के युद्ध का एक उदाहरण हो सकता है। कौटिल्य युद्ध का तीसरा प्रकार बताते हैं तूषणी, जिसमें शत्रु राष्ट्र पर गोपनीय हमले किए जाते हैं, अशांति का वातावरण निर्मित किया जाता है। इसकी तुलना शीत युद्ध जैसी परिस्थितियों से की जा सकती है। कथनाशय यह है कि समय बदलता है तो शब्दावलियां बदलती हैं, लेकिन बुनियाद तो वही रहती है। प्राचीन भारतीय युद्ध कला का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है व्यूह रचना। उन दिनों आक्रमण कब और किस दिशा से हो कहा नहीं जा सकता था, इसलिए पुरा पुस्तकें कहती हैं कि यदि शत्रु के पीछे से आक्रमण करने का अंदेशा हो तो शकट व्यूह का निर्माण किया जाए। दाहिनी या बाईं ओर से आक्रमण की संभावना हो तो वाराह या मकर व्यूह का निर्माण हो। आगे या पीछे से आक्रमण हो सकता है तो गरुड़ व्यूह बनाया जाए। यही नहीं, यदि चारों ओर से आक्रमण की संभावना प्रतीत होती है तब चक्र व्यूह का निर्माण किया जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में अनेक स्थानों पर व्यूह रचना का उल्लेख मिलना आश्चर्य में डालता है। विवरणों के अनुसार व्यूह के शिरः स्थान पर राम, लक्ष्मण, जामवंत तथा सुग्रीव, व्यूह के मध्य में अंगद और नील, दक्षिण पार्श्व में ऋषभ के अधीन वानर सेना, वाम पार्श्व में गंधमार्दन, कुक्षी के रक्षक ऋष्यमुख तथा जघन के रक्षक सुग्रीव बनाए गए थे। महाभारत काल के कुछ महत्वपूर्ण व्यूह और उनकी निर्माण पद्धति पर चर्चा करते हैं। इस कड़ी में क्रौंच व्यूह महत्व का है। किसी उड़ते हुए क्रौंच अथवा सारस पक्षी को देखकर इस व्यूह की रचना की गई थी। सामने की ओर नुकीली चोंच तथा दोनों ओर खुले हुए पंख, पीछे की ओर पैर जिसके पंजे खुले हुए हैं। चोंच की आकृति साफ करती है कि सीधे प्रतिपक्षी की सेना में घुस जाना है, और खुले हुए पंख मुख्य आक्रांता दल की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। क्रौंच व्यूह की काट गरुड़ व्यूह हुआ करता था। गरुड़ चूंकि क्रौंच का स्वाभाविक शत्रु है, अतः उसकी शारीरिक गठन और उड़ान शैली की नकल का व्यूह रचती सेना मजबूत प्रत्याक्रमण प्रस्तुत करती थी। इसी कड़ी में यदि मंडल व्यूह की बात की जाए तो यह अपने आकार प्रकार में चंद्राकार हुआ करता था। यह एक रक्षात्मक व्यूह था जिसमें सेना नायक मध्य भाग से नेतृत्व करता था। संपूर्ण व्यूह कई छोटे छोटे दलों में विभाजित था, जिसका नेतृत्व दल नायकों के हाथ में हुआ करता था। इसी तरह वज्र व्यूह आकार प्रकार में भी किसी वज्र के सदृश ही था, जिसमें सेना नायक आगे से नेतृत्व करता था। मध्य भाग में महारथी समुपस्थित होते थे, जबकि पिछला भाग कतारबद्ध सैन्य शक्ति हुआ करती थी। मकर व्यूह वस्तुतः मगरमच्छ की आकृति की व्यूह रचना थी, जिसमें सिर, आंख, तुंड, ग्रीवा, पीठ, दाएं और बाएं हिस्से सहित पैरों वाले भाग पर महारथी रहा करते थे। अर्धचंद्र व्यूह उस आधे चंद्रमा की आकृति का हुआ करता था जिसके आगे सितारा हो। इस व्यूह में सितारे वाले भाग पर मुख्य आक्रमणकर्ता, मध्य भाग में राजा, दोनों कोणों सहित समान अंतर पर महारथी सज्जित होते थे। शकट व्यूह की बात की जाए तो यह किसी रेखा चित्र की तरह लगता है, जिसमें सेना और उसके नायकों को आड़े और सीधे की श्रृंखला में सजाया जाता था, जो शत्रु में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता था।
सर्वतोमुखी दंडव्यूह महाभारत के पहले दिवस ही कौरव सेनापति भीष्म द्वारा निर्मित किया गया था, जिसका अग्रभाग 6 महारथियों से सज्जित चक्राकार था, जबकि पिछला भाग समानांतर श्रृंखलाओं में खड़ी हुई सेना थी। व्यूह पर चर्चा हो तो यह लंबा विमर्श हो सकता है, लेकिन केवल नामोल्लेख ही करूं तो भोग व्यूह, असंहत व्यूह, चापकुक्ष व्यूह, प्रतिष्ठ व्यूह, विजय व्यूह, स्थूल कर्ण व्यूह, सूचीमुख व्यूह आदि अनेक हैं। व्यूह की चर्चा हो और चक्र व्यूह पर बात न की जाए तो विषय अधूरा रह जाएगा। यह घूमता हुआ चक्र था जिसे संचालित करने के लिए हजारों सैनिकों की आवश्यकता होती थी। चक्रव्यूह में सैनिक निरंतर अपना स्थान बदलते रहते थे, जिस कारण व्यूह में अंदर जाने के बाद बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता था। चक्रव्यूह में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्ति अथवा द्वार थे। पहली सुरक्षा पंक्ति पर सामान्य सैनिक होते थे, दूसरे में अधिक कुशल सैनिक। इसी तरह व्यूह के 6वें द्वार तक युद्ध कौशल के अनुरूप योद्धाओं को तैनात किया जाता था। चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर महारथी तैनात होते थे। महाभारत का चक्रव्यूह और अभिमन्यु वध की कथा से सभी परिचित होंगे। जो बात नई हो सकती है वह यह कि सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में महाराजा पुरु द्वारा भी अनेक व्यूह रचे जाने का उल्लेख मिलता है। आचार्य चाणक्य भी अपनी कृति अर्थशास्त्र में दंड, सेना को तिरछी आकृति में खड़ा किया जाता था। भोग, सेना को पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता था। मंडल, सेना का मुख चारों दिशाओं में होता था। असंहत, सेना को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता था। आदि व्यूह रचनाओं की विशद चर्चा करते हैं। विषय के अंत में यही कहना प्रासंगिक होगा कि भले ही अब इन व्यूह रचनाओं की सामरिक आवश्यकता समाप्त हो गई है, लेकिन इनका ऐतिहासिक महत्व है। इनसे योजना, संघर्ष और विजय की प्रेरणा आज भी ली जा सकती है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।